Good evening, everyone. I am Pallavi Sunkar. I have secured All India rank 546 this year in UPSC CSE, and I'm here to interact with you all. So, a little bit about myself before we begin. I am from MP. This was my sixth attempt. First means first interview, and here I am. My optional was law. I have graduated in law from National Law Institute University Bhopal. Thereafter, I have worked as a judicial magistrate in MP Judiciary. I quit that job and then I got into the preparation for this paper in earnest. And it took me a while to get here, but I'm here now. So I have few questions that have been sent to me that are frequent questions that have been asked by everyone. तो मैं पहले उन्हीं को address करती हूँ so that जो बड़े वाले questions है वो पहले निकल जाएं. So let's see. My UPSC journey, like I already mentioned, this was my sixth attempt. I graduated in 2017. उसके बाद मैंने एक साल कोचिंग करी थी. उसके बाद साथ साथ I was also preparing for MP Judiciary. And while I was working, तब तक it was very difficult to manage both things together. Like मैंने एग्ज़ाम दोनों दिए थे एंड उसके बाद आई गॉट इन थ्रू जुडिशरी फर्स्ट एंड उसके बाद जॉब के साथ मैनेज करते करते काफ़ी देर पढ़ाई करी थी, इतना हो नहीं पा रहा था. उसके बाद आई क्विट इन 2020. तो उसके बाद के 2 अटेम्प्ट्स जो मैंने दिए हैं उसमें मेरा सीसैट का इशू रहा है एंड it was in the 2022 attempt where everything worked out well for me. So that was my journey in short. प्रीलिम्स एंड जी सीसैट की तैयारी कैसे करी, ये एक क्वेश्चन मेरे पास और है. सो फॉर मी द मेन थिंग इज़ कि आप बुक्स जो भी होती हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एनसीईआरटीज़ होती हैं, वो मैंने एक एक बार सब पढ़ी ही थी. बट जहाँ पे मेन डिफरेंस आना शुरू किया था फॉर मी वॉज टू गिव टेस्ट सीरीज. तो इन माई 2020 अटेम्प्ट आई हैड गिवन 48. इन 21 आई गिव अबाउट 28 टेस्ट. तो उतना जो 70 टेस्ट टोटल इससे बन गए थे मेरे, दैट वाज द वन दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस फॉर मी गोइंग फॉरवर्ड. एंड दैट वाज आल्सो द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड फॉर सीसैट एज वेल, बिकॉज मेरा सीसैट पहले जब क्लियर नहीं हो रहा था तो आई यूज्ड टू जस्ट प्रैक्टिस ऑन माई ओन. बट आई रियलाइज कि इट्स द गेम इज़ अबाउट टाइम एंड मैनेजिंग योर नर्व्स. तो इसलिए आपको बैठ के उसका वैसे ही टेस्ट देना इज़ अ बेटर आइडिया. तो मैंने उसके भी टेस्ट दिए थे अपने लास्ट अटेम्प्ट में, अबाउट 10-12 टेस्ट राइट बिफोर 10 days बिफोर द प्रीलिम्स. तो दैट वाज माय प्रेपरेशन फॉर सीसैट एंड जीएस फॉर प्रीलिम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है मेंस की एसए की तैयारी को लेके. नाउ आई एम अ राइटर, तो मुझे एक्चुअली लिखना काफ़ी पसंद है. मैंने मेंस में इस बार एसए में आई हैव स्कोर्ड 131, जो मुझे बताया गया है कि काफ़ी डिसेंट स्कोर रहा है. तो फिलोसफिकल एसेस मोस्टली आजकल दोनों सेक्शंस में रहते हैं. तो उसको टैकल करने के लिए द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने एक वीडियो देखे, मतलब कुछ लोगों के टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज के वीडियो. एंड देन आई पर्टिकुलरली लुक्ड एट सम कोचिंग का वीडियो जो सिर्फ फिलोसफिकल एसेस को ही टैकल कराने का सेशन रखते हैं. उसमें आई थिंक ओनली आईएएस का वीडियो था जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था. उसी वीडियो को देखकर मैंने फर्स्ट थोड़ा-सा आइडिया लिया कि कैसे एसे को अप्रोच किया जा सकता है. वो आइडिया लेने के बाद मैंने अपना पहला एसे लिखा. मैंने अपने भाई-बहनों को दिखाया, अपने पीयर्स को दिखाया एंड उसके बाद जो मुझे फीडबैक मिलने लगा, आई इनकॉर्पोरेटेड दैट फीडबैक इन एवरी एसे आई रोट. ओवरऑल मैंने कुछ 10 एसे लिखे होंगे, बट मैं रोज़ एक एसे ब्रेनस्टॉर्म ज़रूर करती थी. सो दैट उससे क्या होता है, आपको एक आइडिया आ जाता है एंड आप इतने एसेज अगर ब्रेनस्टॉर्म कर लो, लाइक 60-40 एसेज भी इफ यू ब्रेनस्टॉर्म, वो ना कहीं न कहीं फिट हो जाते हैं किसी भी टॉपिक में. लाइक इवन इफ द एग्जाम्पल्स फिट या फिर आप जो कोट्स यूज़ कर रहे हो वो फिट हो जाते हैं. तो दैट वाज़ अ गुड वे टू गो अबाउट इट. सो बेसिकली अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आई ब्रेनस्टॉर्म्ड अ लॉट टू गिव माई माइंड प्राइमर की ऐसे भी इसको ट्रेन करना है. And I also focused on the feedback that I got and I incorporated it diligently. मतलब मैंने उसमें अपना वो नहीं आने दिया कि नहीं I am doing very well, I am a writer, तो मेरे को कैसे कोई बता सकता है. No, I really took the feedback in and I incorporated it and thankfully I got a decent result. So
आई एम हैप्पी अबाउट दैट. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आई कैन सी इज अ क्वेश्चन ऑन मेंस GS 1, 2, 3 एंड 4 की तैयारी. सो आफ्टर प्रीलिम्स बहुत कम टाइम रहता है. फॉर मी द प्रीलिम्स वाज द बिगेस्ट ब्लॉकर. तो मैं मेंस के बारे में कभी ढंग से सोच ही नहीं पाई बिकॉज मैं उसके आगे निकली ही नहीं थी. सो व्हेन आई फाइनली गॉट हियर आई रियलाइज कि ओ आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ. सो आई रियलाइज कि जो चीज़ वो लोग देख रहे हैं उस पे फोकस करो. सो दे आर गोइंग टू गेज यू ऑन योर आंसर्स. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू राइट गुड आंसर्स. सो यू वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव उसको आप किस तरह बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं एक आंसर में 150 वर्ड्स में 250 वर्ड्स में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने वही किया. मैंने बहुत आंसर्स लिखे. लास्ट के जो 40 डेज थे उस पे मैंने कुछ 28 आंसर 28 टेस्ट दिए विच वॉज अराउंड 400 to 500 आंसर्स बिकॉज मुझसे रिवाइज इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा था. इट वॉज अ लॉट टू डू. सो इसलिए मैंने इस पे फोकस किया. आई रोट अ लॉट ऑफ आंसर्स. अगेन आई टुक अ लॉट ऑफ फीडबैक. I improved my score from the first test, which was just 83 marks, which मैंने जो मुझे मिले थे. By the time I wrote my last test, my score had gotten to 108. And that was a huge improvement to show within 20-25 days uh, in GS. And फिर वो चीज़ एक्चुअली पेपर में रेप्लिकेट हो गई. मतलब in GS1 I got about 106, in GS2 110, GS3 was poor for me 76, and GS4 was 97. But in GS4 I would say that I had left about 40 marks का पेपर मेरा छूट गया था. तो that was answer writing basically was a very big part in all over GS. Particularly I would talk about ethics for a moment because ethics is something जिसमें सबको बहुत tension होती है. So what my strategy from the very beginning was कि I looked at the syllabus and syllabus का micro topics आते हैं जो आपको शायद GS core का एक है booklet which is basically हर syllabus topic को वो micro topics में divide कर देते हैं. तो मैंने हर टॉपिक का माइक्रो टॉपिक के नोट्स बना के रखे और अपनी जो 2-3 बेसिक बुक्स होती हैं उनको लेक्सिकॉन है जैसे उसको यूज़ कर लिया. एक और है कोई सुब्रत तो सर की कोई सी बुक है. उन बुक्स को यूज़ करके आई कवर्ड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स एंड आई मेड वेरी स्मॉल नोट्स ऑफ देम एंड आई यूज दोज. एंड देन अगेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से मैंने उसको इम्प्रूव किया. जो भी मेरे पास था उसको कैसे बेस्ट प्रेजेंट करना है इसलिए. मेरा ऑप्शनल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज रिगार्डिंग ऑप्शनल. सो माई ऑप्शनल लाइक आई मैंशन वॉज लॉ. I did not score a very great score in my optional. I scored around 245. My score was better in the second paper rather than the first. And not scoring a good score in optional was only due to the fact that मैंने paper 1 किया. I couldn't give enough tests in the last moments. तो आई फील कि अगर वो वाला चीज़ और हो जाता तो मेरा वहाँ पे स्कोर मिस मतलब बेटर हो जाता. So I would मतलब like the strategy for me remains the same. If I had to give the paper again this year, I would have focused on writing more tests only. मतलब because that worked for me. Next question I have regarding interview and personality test का वो preparation. So for that, reading a lot of newspapers and all helped. Doing mock interviews helped. It kind of primes you where to take your way of talking. आपको किस चीज़ पे जज कर रहे हैं. अगेन वो आपको आपकी बात करने के तरीके से जज करना चाह रहे हैं तो उस पर फोकस करना इम्पोर्टेंट था. तो एट एवरी स्टेज यू फोकस ऑन वॉट इज़ बीइंग टेस्टेड बाय देम एंड उसको ही आप होन करते जाएं. दैट इज़ अ गुड वे टू गो अबाउट इट. दैट इज़ माई एटलीस्ट दैट हैज़ बिन माई strategy over here. बाकी एक क्वेश्चन आई एम लुकिंग एट करंट अफेयर्स का प्रेपरेशन. फॉर मी करंट अफेयर्स मैं 2 सोर्सेज फॉलो करती हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन राइट. तो ऑफलाइन में देयर इज द विजन का बुकलेट विच सीम टू बी अ वेरी गुड वे टू कवर करंट अफेयर्स. उसमें भी आई हैड अ वे ऑफ अप्रोचिंग द करंट अफेयर बुकलेट. वॉट आई यूज टू डू वॉज कि अगर कोई डेफिनेशन है तो उसे मैं हमेशा ग्रीन से मार्क करती थी. कोई स्टेटिस्टिक है तो मैं उसको पिंक से मार्क कर लूँगी. और कोई भी ऐसा स्पेसिफिक उसमें पॉइंट है
जो मुझे लग रहा है कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको एक डिफरेंट पेन से मार्क करती थी। तो इस तरह से क्या होता है, आप अपना पूरा जो एक करंट अफेयर है कोई भी टॉपिक का, आप उसको अलग अलग उससे कलर कोड करके रखते थे। तो इट्स वेरी इजी जब आपको उसको बाद में रिवाइज करना हो, बिकॉज यू कैन नो कि ओके मुझे सिर्फ ये वाला फैक्ट रिवाइज करना है अभी, बिकॉज मैं अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही हूँ। देन यू कैन अगेन गो बैक एंड से कि अच्छा ठीक है मुझे डेटा सेट्स चाहिए मेंस के लिए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, तो यू कैन फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट। एंड डेफिनेशंस आर ऑलवेज द बेसिक ऑफ एनी टॉपिक यू स्टार्ट ऑन। So that was how I approached current affairs when I came to the offline part of it. Apart from that, online sources में again I used to use only IAS. उसमें इनका एक प्रीलिम्स बूस्टर करके होता था वीडियो, आई यूज टू वॉच दोज। एंड उसके बाद उसके अलावा आई यूज टू ऑल्सो फोकस ऑन वीडियोज फ्रॉम प्रशांत धवन, ही इज ब्रिलियंट, एंड महिपाल सिंह राठौर जी, उनके जो वीडियोज होते थे इन दोनों के मैंने काफ़ी देखे हैं ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन। Apart from that, I have a question on book lists and the sources that anyone would want briefly. Let's see. Main जो अपन subjects है, while preparation इतना याद रखना ज़रूरी है कि 80-20 principle follow करिए, तो आपके कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कवर करना, बिकॉज वो ज़्यादा बड़ा पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, बी इट प्रीलिम्स और बी इट जनरल स्टडीज मेंस, राइट। तो उस रिगार्ड में आई थिंक मैंने लक्ष्मीकांत करी थी फॉर sorry, I did Lakshmikant for polity. I did NCRT also, Constitution at Work, which was a very good NCRT to start from. अगर आपको बिल्कुल बेसिक से कुछ शुरू करना है तो वो that was a good starting point. These were my two sources for polity. Apart from that, अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो मैंने ये शंकर IAS वाली जो बुक होती है वो सब तो नहीं करा था। आई फोकस्ड ऑन दिस बुक फ्रॉम NCRT, बायो की बुक होती है, उसका यूनिट 5 होता है, वो यूनिट 5 मैंने बहुत अच्छे से किया था, उससे काफ़ी स्टैटिक पार्ट हो जाता है। उसके अलावा विजन का एक मटेरियल आता है, आई फोकस ऑन एनवायरनमेंट फॉर दैट। इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द ट्रिकियर टॉपिक्स फॉर सब्जेक्ट्स फॉर एवरीवन टू कवर, ऐसा इसका मेरे को भी मतलब काफ़ी लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा है। तो इकोनॉमी का आई वुड से कि रीडिंग द NCRTs वाज अ गुड स्टार्ट। उसके अलावा ओनली IAS की एक बुक है विच इज़ इकोनॉमी बेस्ड, उसको मैंने पढ़ा था। एंड उनकी एक प्रहार मैगजीन आती है विच इज़ मीन्स ओरिएंटेड, दैट वाज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो दोज वर गुड सोर्सेज अगेन, बट एट द एंड ऑफ द डे आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ के जितना आप उसको अप्लाई करते जाते हो बाय डूइंग टेस्ट, दैट इज़ वेयर द इम्प्रूवमेंट रियली कम्स। तो कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो उससे आप सीख सकते हो कि एग्जैक्टली मुझसे पूछ क्या रहे हैं, एंड उसके बेसिस पर आप इंफॉर्मेशन और गैदर कर सकते हो, राइट। सो दीज वर लाइक द बुक्स फॉर इकोनॉमी। हिस्ट्री में आई डिड स्पेक्ट्रम, एंड दीज वर लाइक द मोटा मोटा बुक्स इन जनरल जो किसी को कवर कर ही लेनी चाहिए फॉर द पेपर। बाकी लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे basically the next question is about answer writing की practice. Like I said, last 40 days में I did 400-500 answers that paid off. Another question I have is regarding previous year questions. These are very important. Be it prelims, be it mains. It's the first, मतलब आप किसी भी dark कमरे में जाते हो, the first thing you do is switch on the light or you go with a torch to see कि भाई how do I get in, right? That is exactly what the PYQs and syllabus are for people. तो उसको देखकर ही इंसान समझ सकता है कि मुझे सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट ऑल्सो। आप टेस्ट देते हो, आपको पता चलता है कि ओके दिस इज द नॉलेज आई ड्यू हैड, इसको अप्लाई इस तरह करना है या फिर इसको इस तरह इसके बारे में सोचना है। तो दीज प्ले अ वेरी बिग पार्ट टू प्राइम यू कि मैं इस सब्जेक्ट को, इस पेपर को कैसे अप्रोच करूँ। तो फॉर मी बिफोर आई स्टार्टेड एनी टॉपिक, the first thing I did was to look at the syllabus कि syllabus exactly चाहता क्या है, कि मैं इसमें कौन कौन से aspects cover करूँ, and then look at the PYQs कि इन लोगों ने पूछा क्या है पीछे, and उसको मैं कितना आंसर कर सकती हूँ with the material that is in front of me, and how much more I can do by just thinking on the material that is there, so that
आप खुद सोच के उसको ऐड करते चले जाएँ कुछ-कुछ उसमें। I have another question regarding the importance of coachings. I did coaching 1 साल, बट उस साल की प्रिपरेशन से तो पेपर नहीं क्लियर हो सकता था। A lot has to be added on your preparation. जब तक आप खुद उसमें नहीं लग जाते, खुद नहीं सोचते, तब तक तो नहीं होता। तो आई वुडेंट से कि इम्पेरेटिव थी, ज़रूरी ही थी, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेपरेशंस बहुत अच्छी नहीं होती, लाइक दे माइट नॉट नो वेरी बेसिक थिंग्स। तो बेसिक्स प्रोवाइड कर सकती है कोचिंग, बट बिल्डअप आपको उसमें खुद ही करना है। I am seeing a question with regard to a schedule कि what was your daily schedule? मेरा schedule काफ़ी change होता था depending upon motivation कि अच्छा ठीक है, आज अच्छा मूड है तो 12 घंटे भी कर लिया, कुछ दिन अच्छा नहीं था, नहीं किया। तो that way consistency becomes a thing. Consistency is the main thing that is important for the paper. But I would say I was consistent in just showing up every day. किसी दिन सिर्फ 2 घंटे किया, but किया, but किसी दिन ज़्यादा भी किया। On an average, I used to try to get 8 effective hours out of myself. वो मैं डिवाइड कर लेती थी। कुछ टाइम सिर्फ करंट अफेयर्स, न्यूज़ में चला जाता था, कुछ जीएस वगैरह के लिए चला जाता था, थोड़ा बहुत ऑप्शनल के लिए चला जाता था। एवरी डे आई यूज्ड टू डिसाइड कि मुझे जो करने का मन है वैसे कर लूँ। आई हैव ऑल्सो वर्कड विथ मेकिंग प्लान्स, तो 3 मंथ का प्लान बना लिया। आई यूज्ड टू स्टिक टू इट एज मच एज पॉसिबल, बट जहाँ वो नहीं हो पाता था, आई यूज्ड टू चेंज माई प्लान बिकॉज द प्लान इज टू गेट यू टू वर्क। तो प्लान से कभी इतना नहीं अटक जाना है कि ओके दिस इज इट, इसी के बेसिस पे सब कुछ होने वाला है। द प्लान हैज टू बी एडजस्टेड टू वॉट यूर एबल टू डू, राइट? तो वो एक चीज़ आई वुड डेफिनेटली से इन दैट रिगार्ड। बाकी टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस पे क्वेश्चन आई आई सी हियर। टेस्ट सीरीज मेरे लिए तो सब कुछ था। माय प्रिपरेशन वाज completely geared around doing tests. I will mention few test series that I took. Mostly for mains, I took vision. Optional, I guess law का था, तो I don't know इतना relevant आप लोग के लिए होगा कि नहीं, इतनी क्योंकि law की available नहीं है test series. And for GS prelims, I did vision. I did एक आध full length test from various coachings. तो जी इसका फोरम का उठा लिया, कभी इनसाइट का उठा लिया, but I have done पूरी test series vision की. So those were the test series I did. Baki, there are questions regarding NCRTs, how relevant, how important are they? If you don't have any basics, it's a very good place to start. वो बहुत धीरे धीरे फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, उसके ऊपर आपको बहुत काम करना है, बट योर प्रिपरेशन इज एज गुड एज योर फाउंडेशन इज। दैट्स अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट। ओल्ड एनसीईआरटी करनी है, नई एनसीईआरटी करनी है, इट डजंट मैटर, कोई भी एक करो, बस उसको डिलिजेंटली एक बार रीड करो। You don't have to go back to it बार बार, you don't have to like create notes out of it, ऐसा नहीं है। आप बस पढ़कर समझ लो, उसका बेस बनाओ, उसके ऊपर जो आप बाकी बुक्स लोगों से सुनते हैं वो यूज कर लो। तो आई वुड से दैट अबाउट एनसीईआरटीज। किसी आने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी करंट अफेयर्स कितने साल के प्रिपेयर करने हैं। तो यूजुअली हम कहते हैं मे टू मे फॉर प्रीलिम्स, वैसे ही सितंबर टू सितंबर फॉर मेंस। बट आई, अगर आपके पास टाइम है तो 1.5 साल के करिए, दैट आई फील इज अ गुड इनफ रेंज टू कवर। मैं खुद पर्सनली 1.5 साल के करती थी, एंड सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में तो मेरे इतने प्रिपेयर हो गए थे कि मेरे 3-4 साल के करंट अफेयर्स वर देयर फॉर मी। एंड एवरी अटेम्प्ट, even though you don't get success, it plays a role in your subsequent success, right? तो I would always say कि जो मैंने पीछे पढ़ा था वो आगे आके काम तो जरूर आया है। Next is about newspapers. Newspapers, I would say कि they were very important for interview, because daily आप अपडेट करते चले जाते हो। Every day when you read newspaper, आपका हर एक टॉपिक साइमल्टेनियसली रोज प्रिपेयर होता है। आप उसके ऊपर सोचते हैं, उसको अपने थॉट्स में इंक्लूड करते हैं, एंड आपका ब्रेन उसके साथ ग्रो करता है। तो उस सेंस में इट इज़ गुड, बट आई वुडंट से कि उस पर 1.5 घंटा लगाने की ज़रूरत है, बैठ के बहुत सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आपको ये कंपाइलेशंस जो आपकी मंथली मैगजीन है उसमें मिल ही जाते हैं। तो आई वुड से कि आप हाफ एन आवर आप उसके लिए निकालिए, उसको रीड करिए, बट जल्दी रीड करिए। एंड बाकी एडिटोरियल्स वगैरह, मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं, किसी टाइम तक मैंने पूरा लिख लिख के प्रॉपरली बनाए थे। आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप डूइंग दैट। इट
basically comes to a point where you start having opinions on your own once you do it enough. आप इतना पढ़ते हो, आप स्टैटिक भी पढ़ते हो, आप करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है वो सब पढ़ते हो, आपका ब्रेन इतना खुल जाता है कि आपको भी ओपिनियंस बनाने आने लगते हैं। कई बार आप देखोगे कि आप जो रीड कर रहे हो वो ओपिनियन आपका खुद का ओपिनियन था। तो दैट स्टेज कम्स, यू हैव टू कीप योर इतना अपने आप को इतना इन्वॉल्व कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओ। तो आपके लिए जो वैसा रहा है वो करिए। आई कैन सी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीलिम्स की स्पीड एक्यूरेसी कितनी देर कैसे कर रहे हो। फॉर मी मैं 2 घंटे के अंदर ही करती थी। मैंने ये नहीं सोचा कि 10 कर लेती हूँ फिर चेक कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ फिर देख लेती हूँ। नहीं, आई यूज टू सिट विथ माई पेपर, डू इट इन 2 hours, and I used to follow at least the strategy of doing it in 2 rounds at least. So the first round is within 45 minutes. I should go from 1 to 100, find the answer questions I can do very easily and mark them. And that is also the time I try and mark two, two options in each of the other questions that I couldn't. And the next 1 hour 45 minutes used to be spent tackling those questions जो होते थे जिसमें मेरे को 2 ऑप्शंस तक मैं पहुंच चुकी थी, एंड आई यूज्ड टू चूज कि इनमें से कौन सा करना है। With regard to prelims, this is a very important thing that everyone should do when they are attempting questions. Analysis paper का बहुत important होता है. That is not something आप उसको छोड़ नहीं सकते हो. And पेपर को 2 घंटे में करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो रिस्क टेकिंग सिखाता है। आप ब्रेक्स ले लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कितनी जल्दी कोई चीज़ कर पा रहा हूँ। आप ऑन द स्पॉट अपने आप को सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहे होगे। एंड जब आप अगर ये सब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑन द डे ऑफ आप रिस्क नहीं ले पाओगे। एंड आई मस्ट मेंशन दिस वेरी क्लियरली ओवर हियर। मैंने अपने क्योंकि आई टोल्ड यू मैंने 70 टेस्ट अप्रोक्सीमेटली किए थे, तो बाय द टाइम आई गेव माई दिस अटेम्प्ट, लास्ट ईयर का अटेम्प्ट, आई एक्चुअली वेंट बैक एंड चेक्ड कि मैंने किस टेस्ट में कितना स्कोर किया और मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितना स्कोर किया। एंड आई फाउंड आउट दिस कि अगर मैं 80 से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ तो मैं क्लियर नहीं कर सकती कट ऑफ। फॉर मी आई हैड टू फाइंड अ गुड इनफ स्पॉट ऑफ गुड इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिससे मैं लिस्ट में अपना नाम देख सकूँ। फॉर मी दैट वाज अराउंड 89 क्वेश्चंस प्लस माइनस 2, विच इज़ वेयर मैं 100 प्रीलिम्स में क्लियर कर पाती थी कि मुझे 100 मार्क्स मिल जाए। डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर आप ये क्वेश्चंस एडजस्ट करेंगे। बट कभी भी 85 क्वेश्चन से नीचे अगर आप रख के कर रहे हो तो इट बिकम्स वेरी हार्ड, बिकॉज आपकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। इवन आफ्टर गिविंग सो मेनी टेस्ट मेरी एक्यूरेसी अबाउट 70% रहती है। मैं आई स्टार्टेड आउट जब मैंने बिल्कुल फर्स्ट 2-3 टेस्ट दिए होंगे, 10 टेस्ट भी, मेरी एक्यूरेसी 40 हुआ करती थी। इट्स आफ्टर गिविंग 70 दैट आई गॉट टू अ 70% एक्यूरेसी, वेर मैं कोई भी पेपर 70 उसका करूँ तो उतने मेरे सही हो ही जाते हैं। एंड आई गेट a good enough score कि ठीक है 102 स्कोर आ गया, 94 स्कोर आ गया। These are like good enough scores in the last 2 years के पेपर्स में। तो आई वुड से दैट कि आप पेपर्स को अटेम्प्ट इस तरह करें कि आपका जब भी 2 क्वेश्चंस वाला आ जाए, फॉर द मोस्ट पार्ट आपको 85 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है पेपर में। आप ये ना सोचें कि मैं 55 कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत सही है और वो सही हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज अबाउट एक्यूरेसी। इतनी एक्यूरेसी किसी की अच्छी नहीं होती, स्पेशली अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सो you have to choose a very मतलब a big number basically, and you will get to your number कि मेरा best attempt क्या है by giving multiple tests and realizing okay I get the best score if I score 8, if I mark 85 questions or if I mark 90 questions। and कितने mark करना है वो depend on the paper। अगर पेपर इजी है, फर्स्ट राउंड में अगर आप 30 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए तो यू कैन से कि ठीक है ये पेपर इजी पेपर था तो आई कैन मार्क हायर। बट अगर आप फर्स्ट राउंड में 30 क्वेश्चंस से कम कर रहे हो देन यू कैन थिंक ओके फाइन मैं 85 से ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करूँगा। तो दैट इज़ द वे टू गो अबाउट प्रीलिम्स कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ऊपर से नेक्स्ट थिंग प्रीलिम्स के लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको एक्चुअली बैठ के देखना चाहिए कि मेरा पेपर फैक्ट्स की वजह से गलत हुआ है या कंसेप्ट्स की वजह से गलत हुआ है। फैक्ट्स की वजह से गलत हुआ है तो यू कैन जस्ट गो बैक एंड रीड ऑन द फैक्ट्स, एक रिवीजन का वो होता है। बट अगर आपका कंसेप्ट्स पे गलत हो रहा है तो आपको बेसिक्स पे वापस जाकर अपने बेसिक्स होन करने की ज़रूरत है। दीज टू एस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू प्रीलिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जीएस पेपर निकालने के लिए मेरे हिसाब से। मुझसे यहाँ पे आई कैन सी अ क्वेश्चन विद रिगार्ड टू सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट कितने वगैरह कर रहे हैं।
तो फॉर मी मोस्ट ऑफ माई पेपर फॉर ऑप्शनल फॉर जीएस सेल्फ स्टडी पर ही गया है. Like I mentioned before, कोचिंग मैंने करी है, बट इट वॉज आफ्टर आई एक्चुअली स्टार्टेड सेल्फ स्टडी जब जाके इम्प्रूव हुआ है. तो a major part of my early years of preparation were spent on reading कि मैं पढ़ लेती हूँ. You keep waiting कि okay, I will complete my syllabus and then I will do test series. That doesn't help. तो ये चीज़ मैंने थोड़ा लेट रियलाइज़ किया था. बाय द टाइम आई गेव माई 2021 अटेम्प्ट्स, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस किया. उसके हिसाब से मैंने अपनी प्रेपरेशन को होन किया, क्योंकि इसमें ये पूछा जा रहा है, मेरे पास ये नोट्स हैं, इससे ये आंसर हो पा रहा है कि नहीं. तो दैट इज़ द वे टू गो अबाउट इट. मतलब आप मॉक्स को यूज़ करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, वो आपको फीडबैक देंगे, उस फीडबैक को आप इनकॉर्पोरेट करते जाइए, गेट मोर एंड मोर प्रैक्टिस. एंड जब आप कोई चीज़ मेमोरी से करते हैं तो वो आपके दिमाग में फिट बेटर होती है एंड आपको अपने नॉलेज के गैप्स दिखाई देते हैं. तो इट्स अबाउट इम्प्रूविंग योर नॉलेज एप्लीकेशन एंड ऑल्सो फाइंडिंग द गैप्स इन योर प्रेपरेशन. एंड जब आपको ये पता होता है तो आप आगे बेटर बढ़ सकते हो. तो आई वुड से दिस. बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बता देती हूँ. यूपीएससी मतलब वेदर आई रेड मैगजीन्स. मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे योजना वगैरह सब पढ़ी थी. बाय द टाइम इट केम टू माई दिस लास्ट अटेम्प्ट, मैगजीन्स वगैरह आई हैड स्टॉप्ड रीडिंग, सो आई डिड नॉट. बट इट डिड, मतलब जब आप स्पेशली क्योंकि गवर्नमेंट इशूड मैगजीन्स हैं ये, तो आपको उससे पेपर को गेज करने में जरूर हेल्प हो सकती है कि ओके, इफ द गवर्नमेंट इस ईयर इज टॉकिंग अबाउट सम योजना दैट इट हैज कम आउट विद, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट कम इन द पेपर. तो इट्स अ गुड वे टू गेज कि पेपर में आ क्या सकता है, बिकॉज यू इट्स अ वे टू फाइंड आउट वेयर द गवर्नमेंट्स माइंड इज एट. यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ. आपने आंसर लिखने के बाद में किससे चेक करवाते थे एंड टॉपर की कॉपी को एनालाइज करना है. ओके, सो मैं पहले तो शुरू में कुछ आंसर्स अपने सिबलिंग्स से भी चेक कराती थी कि बिकॉज दे आर ऑल्सो लॉ के लोग, तो मतलब दे काइंड ऑफ गेट द पॉलिटी वाले क्वेश्चंस एंड ऑल. तो पहले तो मैंने फर्स्ट चेक तो मेरा सिबलिंग्स से होता था. दूसरा होता था फ्रॉम पियर्स जो मेरे साथ पेपर दे रहे थे. दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल. हम लोग एक दूसरे के आंसर्स के मतलब हाउ डू यू अप्रोच द क्वेश्चन ये डिस्कस करते थे रादर कि दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर, एंड द सेम फॉर मी. बिटवीन अस हम लोगों को एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर करने का तरीका मिल जाता था. वी यूज्ड टू ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव्स टू गिविंग आंसर्स. बाकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे विद रिगार्ड टू आंसर राइटिंग कि आप इसके बारे में सोच कैसे सकते हो. तो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो जनरली लोग फॉलो करते हैं. जैसे वन इज कॉल्ड पेस्टल फॉर्मेट, कि कोई भी क्वेश्चन है उसका आप इम्प्लीकेशंस देख लो कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिक सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, एनवायरमेंटल, लीगल पर्सपेक्टिव क्या है. दीज आर गुड वेज टू open your mind to think about one single topic, right? Another way to answer write good answers is also to focus कि वो टॉपिक पहली बात आया कहाँ से और सिलेबस में उसके ऊपर और उसके नीचे का टॉपिक क्या है, बिकॉज दैट ऑल्सो प्राइम्स यू कि मैं उनको भी अपने आंसर में काइंड ऑफ इंडिकेटर्स की तरह यूज कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछना कि व्हाट इज हैपनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस, तो अब इंटरनल सिक्योरिटी में 6 टॉपिक्स हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्टर्स कौन है, इंटरनल एक्टर्स कौन है, व्हाट आर द मतलब बॉर्डर इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन. तो आप जब आपसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछा है तो आप बस उसके बारे में सोचो ना कि इंटरनली यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. एक्सटर्नली, अच्छा इट्स क्लोज टू चाइना, अपन को पता है चाइना म्यांमार के साथ अपना क्या एंगेजमेंट है वहाँ पे, उसका क्या रोल आ रहा है. एंड देन यू टॉक अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी रिलेटेड क्या बनाया है टू tackle with these issues. So when you look at the syllabus and one topic from the entire syllabus point of view, you get your answer from there also. So that is also a way to look at answer writing कि मैं आगे पीछे के बारे में सोच लूँ अगर इसके बारे में, तो भी मेरा एक आंसर बन सकता है. तो that was there. यहाँ पे क्वेश्चन में से किसी ने यहाँ पे पूछा है वेदर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्री से पहले करनी है प्री के बाद में. ये डिपेंड करता है. फॉर मी, जैसे मैंने लाइक आई सेड माय एंटायर फोकस वाज स्पेंट ऑन प्री निकालना कि प्री निकल जाए, तो मेरी एक्चुअली लेट स्टार्ट हुई थी. बट देन मोस्ट ऑफ माय मेंस प्रिपरेशन, द 3 months आई स्पेंट
जस्ट ऑन राइटिंग। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन वुड बी बेटर कि आप पहले से कर लो, आपको लास्ट मिनट पे वो टेंशन नहीं चाहिए, तो इट्स ऑलवेज बेटर। जितना टाइम आप ज़्यादा लेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, आप उतना बेहतर कर पाएंगे। तो दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड, आई वुड से। बट हाँ, जब आपके पास मेंस का टाइम होगा, पढ़ाई के अलावा लिखने पे ज़रूर फोकस करें, बिकॉज वो आपको आपके लिखने के उस पे ही तो जज कर रहे हैं। तो वट एवर दे आर चेकिंग यू ऑन, you better be very well prepared for that, I would say. Okay. Next, यहाँ पे there's a question regarding motivation. uh, with 5 years behind me, there were some days where it was very hard to keep myself motivated and consistent. तो 2-3 चीज़ें मैंने उसमें करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई फाउंड अ स्टडी पार्टनर दैट यूज्ड टू रियली हेल्प, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग एस्पेक्ट। मुझे मैं अगर किसी के साथ पढ़ रही रहती तो मेरे लिए हमेशा ये रहता था कि दैट पर्सन शुड नॉट फील लाइक आई एम अ लायबिलिटी ऑन देम। तो मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी यूज्ड टू वर्क रियली वेल। अगर मैं किसी के साथ पढ़ूंगी तो मैं बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि आई वांटेड टू ऑलवेज हेल्प देम. So that was one part. Another things was I used to use these techniques called the Pomodoro method. तो 25 मिनट्स पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। आई यूज टू इवन एडजस्ट इट कि 1 घंटे पढ़ लिया, 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। तो दोज वर द वेज आई यूज टू एंगेज। अगर मुझसे बिल्कुल ही रीड नहीं करते बनता था, तो आई यूज टू स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज कि ठीक है, लेट्स वॉच लक्ष्मीकांत के बारे में एक वीडियो चल रहा है, वही देख लो। तो इट्स जस्ट फाइंडिंग वेज टू कीप योर सेल्फ एंगेज्ड। एंड आई वुड से कि इसमें ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हफ्ते में एक दिन आप बस छुट्टी ही ले लो। इट्स गुड, इट हेल्प्स यू, इट कीप्स यू प्राइम्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। आप उसके लिए नेक्स्ट वीक को प्लान कर सकते हो बेटर। तो आई वुड से कि वो एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे एक डेली स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन, आई थिंक ये मैं ऑलरेडी आंसर कर ही चुकी हूँ। बट मेरे डेली में ना सर्टन थिंग्स आई वर अ स्टेपल, कि मुझे इतना करंट अफेयर वीडियोस अगर मैं देखती हूँ, लाइक इफ आई फॉलो प्रशांत धवन सर या फिर महिपाल सर, उनके वीडियोस फिर देख ही लो, मतलब उसको छोड़ो मत। इफ आई एम वॉचिंग अ शो, मैं वैंटेज देखती थी, विच रियली ग्रेविटास वैंटेज, दीज वर शोज दैट रियली हेल्प माई मेन्स प्रेपरेशन एंड इन माई इंटरव्यू। तो ये शोज पे मैंने छोड़े ही नहीं, मतलब मैंने आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंटली फॉलोइंग देम ओवर द इयर्स। बाकी कितने घंटे पढ़ाई करनी है, आई वुड से कि रोज टर्न अप करना जरूरी है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। कोशिश ये रखिए कि आप 8 इफेक्टिव आवर्स निकाल सके। अब वो 8 इफेक्टिव आवर्स 8 घंटे पढ़ के भी हो सकते हैं, या फिर 10 घंटे में या 12 घंटे में, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन प्रोडक्टिविटी। बट उससे मतलब ये वाली बात जो लोग सुनते हैं ना, 16 घंटे पढ़ाई की, 18 घंटे पढ़ाई की, दैट इज अ स्ट्रेच, दैट इज समथिंग दैट गिव्स पीपल स्ट्रेस कि भाई इतने घंटे कोई कैसे कर सकता है। लोग नहीं कर पाते। इफेक्टिव आवर्स जो उनके होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो आपको इफेक्टिव आवर्स स्टडी पे फोकस करना चाहिए, आई वुड से। बाकी टाइम टेबल बनाना डज वर्क, बट आई वुड से कि टाइम टेबल शुड बी एडजस्टेड टू योर स्पीड ऑल द टाइम। टाइम टेबल शुड बी एडजस्टेड टू योर मूड्स ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि आप जब बहुत मोटिवेटेड होते हो तो आप बिल्कुल जैम पैक्ड टाइम टेबल बना लोगे कि आज मैं 5 चीज़ें कवर करने वाला हूँ, पूरे महीने में इतना कवर करने वाला हूँ, बट आप हर रोज उसी लेवल ऑफ मोटिवेशन पे नहीं रहते हैं। इसलिए आई वुड से कि अपने टाइम टेबल को हमेशा एडजस्टेबल रखिए, और ये ध्यान रखिए कि 60% इज स्टिल बेटर देन 40। हमेशा इतना रखिए कि रोज आके करना 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 है। एंड आई वुड से कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो प्रेपरेशन के टाइम पे ये कह दे कि मैंने पूरी चीज़ एग्जैक्टली जैसे मैंने प्लान करी थी एग्जैक्टली वैसे पढ़ाई कर ली। ऐसा कभी नहीं होता है। तो यू हैव टू शो अप एवरी डे, यू हैव टू डू योर बेस्ट, एंड योर बेस्ट सम डेज कैन बी वेरी पुअर, बट सम डेज इट विल बी बेटर। तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए कि आप बस हर दिन आकर अपने आप बैठ कर कुछ करिए, बस दैट्स इट, आई वुड से। बाकी सोशल मीडिया का यूज़ कैसे रखना है। आई यूज़ सोशल मीडिया क्वाइट अ लॉट। मैं अब बेसिकली 2 चैनल्स बना के रखती थी अपने सोशल मीडिया में। वन वाज सोली फोकस्ड कि मैं जब भी इंस्टाग्राम पे जाऊँगी, इट विल ओनली शो मी कोचिंग्स के क्वेश्चंस, कोचिंग के पोस्ट कि अच्छा आज ये स्कीम निकली है, इसके बारे में जानिए वगैरह वगैरह। इट वाज जस्ट दैट। एंड अनदर व्हिच वाज फॉर माय पर्सनल यूज़, जो मैं रात को खोलती थी। तो दैट वाज वन वे व्हिच दिस इज द सेम थिंग आई डिड ऑन यूट्यूब ऑल्सो, कि एक चैनल मेरा था जो सिर्फ यूट्यूब में मुझे
सिर्फ पढ़ाई के वीडियोस ही दिखाता था और एक चैनल था जो मुझे आलतू-फालतू चीज़ें भी दिखाता था। तो सेग्रीगेट करके रखती थी मैं इस तरह, तो मेरे लिए भी ईज़ी रहता था कि मैं एक पॉइंट के बाद बस स्विच ऑफ कर लूँ कि ठीक है, आज मेरा हो गया, कोटा खत्म, स्विच ऑफ करो आज, फिर अब न नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डे इज़ जस्ट टू बी लाइक चिलिंग एंड एवरीथिंग। बाकी आई हैव क्वेश्चंस ओवर हियर विथ रिगार्ड टू ऑप्शनल्स चूज़ करना। ओके, ऑप्शनल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेंस की स्ट्रैटेजी में मोस्ट पीपल से कि आपकी स्ट्रैटेजी इज़ 3 सब्जेक्ट्स, एसे, ऑप्शनल एंड एथिक्स। ये 3 अगर आपने सही कर लिए तो आपका स्कोर काफ़ी मतलब यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द लिस्ट, ऐसा कहा जाता है। तो उस रिगार्ड में ऑप्शनल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई उसको चूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड से कि बेस्ट बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो एंड लुक एट द सक्सेस रेट ऑफ ऑप्शनल्स, आपको वो ईज़िली मिल सकते हैं। तो कई ऑप्शनल्स के सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे होते हैं। Another thing is you look at the length of the syllabus. You look at whether उसकी टेस्ट सीरीज या कोचिंग्स अवेलेबल है, उसका मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल है, उसके पीवाईक्यूज कैसे हैं, उसको देख के आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये मटेरियल से पढ़ा तो मुझे इसको आंसर करते बन जाएगा। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए और आपको लग रहा है कि इसके बाद कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट है, तो यू कैन गो हैड विद इट। मतलब आई वुड से कि प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाइए। कई लोगों के ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इतने ईजी नहीं होते फॉर देम टू टेक इट एज एन ऑप्शन, लाइक अब कई लोग टेक्निकल फील्ड से आते हैं, तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू टेक देयर ओन सब्जेक्ट एंड देयर ऑप्शनल बिकॉज इट माइट नॉट बी एज स्कोरिंग। तो ये सब ट्रेंड्स आप देख सकते हो, दीज माइट हेल्प यू। For me, it was easy for me to choose my optional because मैंने अपना law graduation subject ही choose किया था because I looked at the question papers and I felt like कि हाँ ठीक है, I can understand, I can answer a lot of these even without studying. So that was the way I thought on it. एंड बट देन मेरे ऑप्शनल के साथ मुझे फिर बाद में यही प्रॉब्लम हुई कि ना कोई मटेरियल्स इजीली अवेलेबल थे एंड जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी वो भी बहुत फालतू थी। तो इट बिकेम अ स्ट्रगल, ऊपर से द लेंथ ऑफ द ऑप्शनल वाज आल्सो वेरी लॉन्ग। तो दोज वर वेरी ट्रिकी एस्पेक्ट्स टू डील विथ इन माई ऑप्शनल प्रेपरेशन। तो आई वुड से कि ये सारी चीज़ें सोच कर ही आप ऑप्शनल चूज करिए। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से मुझसे किसी ने पूछा कि सिलेबस समझ नहीं आ रहा तो क्या करें। देयर इज दिस बुक जीएस कोर ने निकाली है। बेसिकली वो सिलेबस को दे ब्रोकन डाउन ईच टॉपिक ऑफ द सिलेबस इनटू सब टॉपिक्स। आई फील लाइक दैट इज अ वेरी गुड वे टू कवर मोस्ट ऑफ योर सिलेबस। उससे आपको समझ में आएगा कि वो उस टॉपिक से आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। ऑल्सो हर टॉपिक के अगेंस्ट टॉपिक वाइज पेपर्स खरीदिए प्रीवियस ईयर के एंड उसके हिसाब से भी देखिए कि उस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं एंड देन उसके हिसाब से यू कैन मेक योर नोट्स। दैट इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विद दिस थिंग। Baki, there's another question with regard to revision. Revision will always be important. I would say the first revision should always be as soon as you've studied. मैंने एक चीज पढ़ी तो आज उस दिन रात में दिन को स्टॉक लेते हुए you just revise it very quickly and that revision will really help you for the next time क्योंकि I rely a lot on my memory. इतनी बार आप शायद रिवाइज ना कर पाओ बट जो immediate summarization होता है which lets you it sit in your brain and then you sleep on it, that is where your memory really serves you. तो वो आप ज़रूर करें। बाकी there's a question as to plan B रखना है या नहीं। With the way the paper is आजकल बहुत difficult है। 2023 attempt was, I saw the paper and it was a very difficult paper. तो I would say कि it is wise कि आप plan B रखें। बट आई वुड से कि कोई भी चीज़ वन स्टेप आउट ऑफ द डोर नहीं करी जा सकती। तो जब तक आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत डेडिकेटेडली करिए। बट हाँ, एग्जिट स्ट्रैटेजी ज़रूर सोचिए, वो आपको भी पीस ऑफ माइंड देगी, आपके ऊपर स्ट्रेस कम करेगी एंड दैट वुड बी गुड फॉर यू, आई वुड से। बाकी दीज आर ऑल द क्वेश्चंस आई हैड ओवर हियर। अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है तो आई वुड आंसर देम।
यहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड को लेके क्वेश्चन है कि हाउ डू यू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। आई वुड से कि पहले तो आप 2 घंटे जब आप प्रीलिम्स का टेस्ट देने बैठते हैं तो यू सिट डाउन, 2 घंटे आप बैठिए ही, है ना, आप ब्रेक्स ना लें। तो दैट इन इट सेल्फ वुड प्राइम यू कि मुझे 2 घंटे बैठना है। ट्राई एंड ऑल्सो क्रिएट एग्जाम सिचुएशंस, तो बिना डिस्टर्बेंस के थोड़ा वाइट नॉइज लगा के करिए, गर्मी में बैठ के करिए, दैट इज दैट ऑल्सो प्राइम्स यू फॉर इट। बाकी एक्यूरेसी आई वुड से इम्प्रूव्स द मोर यू प्रैक्टिस, तो उसका आई डोंट थिंक शॉर्टकट है। बाकी मैंने आपको बोला ही कि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो एनालिसिस में आप यही फाइंड आउट कर रहे हैं कि मेरा ये आंसर क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। फैक्चुअल गलत हुआ तो मैं सिर्फ फैक्ट्स के बारे में जाके रिवाइज कर लूँ, और अगर कंसेप्चुअल गलत हुआ तो मैं बेसिक्स पढ़ लूँ। दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट इम्प्रूविंग योर एक्यूरेसी, दैट इज़ व्हाट वर्क फॉर मी। बाकी ऐसे की प्रिपरेशन के बारे में बता दीजिए, कैसे लिखना है, कैसे एसेज की शुरुआत करनी है। ओके, तो फॉर एसेज आई वुड से कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट राइटर होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आइडियाज़ बस सिंपल तरीके से प्रेज़ेंट करने हैं, और हर चीज़ को बहुत कनेक्टेड रख के करना है। तो मतलब कोशिश इतनी ही रखें कि आप जो भी सोचते हैं उसे बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेज़ेंट कर पाएँ, और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आप जब जा रहे हो, तो एक्यूरेसी मतलब सॉरी कोहेरेंसी जो होती है वो आप ढंग से मेंटेन करें। तो इसलिए मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है ऐसे का, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि आप 15 मिनट बैठे उस टॉपिक के साथ और उसके बारे में ज़रा सोचें कि कोई भी टॉपिक है, तो मैं उसको पहली बात मैंने उसके बारे में क्या समझा, तो दैट इज़ माय इंटरप्रिटेशन। फिर उस इंटरप्रिटेशन को आप एक्सप्लेन करो कि इस इंटरप्रिटेशन का लंबा ये अर्थ ये है। फिर आप उस अर्थ को समझाते हुए एग्जाम्पल्स दो, विच इज कॉल्ड एग्जाम्पलिफिकेशंस। अपन हर चीज को उस तरह एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं फिर। एंड लास्ट इज कि अपन कोई भी, क्योंकि फिलोसफिकल एसेज हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आप निकाल सकते हो। तो व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस थोड़े उस टॉपिक के बारे में सोचिए, तब आपको उसमें प्रॉब्लम समझ में आएंगी कि कमी क्या है, तो मैं उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देके कैसे ठीक कर सकता हूँ। फॉर अ लॉट ऑफ फिलोसफिकल एसेज एथिकल एस्पेक्ट्स पे सोचना वाज ऑलवेज अ गुड थिंग, क्योंकि आप एथिकल इश्यूज अगर उसके रिकग्नाइज करते हो, तो फिर आप एथिक्स के थ्रू ही उसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो आप उसमें वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर सकते हो, एटीट्यूड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट हो सकता है। तो दैट इज अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट। पर्टिकुलरली अगर आपको ऐसे के बारे में ही सोचना है, तो आई वुड मेंशन ओनली आईएएस सर, मतलब चैनल में एक कपिल सिक्का सर है, उनका एक वीडियो था, आप उसको ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैम ऐसे को पैराग्राफ में लिखना होता है कि पॉइंटर्स में? ऐसे इज ऑलवेज रिटन इन पैराग्राफ्स। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन की हेडिंग्स डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। आई हैव यूज्ड हेडिंग्स, दे हैव सर्व मी वेल। बेसिकली आप कभी भी ऐसे को ना अप्रोच करो, तो पहली बात तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस उसके बारे में ज़रूर पूछिए, व्हाट, व्हाई, हाउ, लाइक आई मेंशन। चार पार्ट्स हैं वो भी मैंने बता दिया, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पलिफिकेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। एक दूसरा और तरीका होता है ऐसे को अप्रोच करने का, वो ये है कि मैं जो लिखा हुआ है ऐसे में उसके बारे में बात करूं, फिर उसकी बिल्कुल विपरीत जो बात है उसके बारे में बात करूं, और इन दोनों थॉट्स को एक साथ कैसे सोचा जा सकता है उसके बारे में बात करूं। तो दिस इज कॉल्ड द थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। दैट इज आल्सो अ वे टू गो अबाउट इन एन एसे। ठीक है। उसके अलावा आप कोट्स वगैरह का भी इस्तेमाल करें, एंड एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करें। तो जाके आप थोड़ा और एग्जाम्पल्स ढूंढिए, वो आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी ऐसे में एक चीज़ और मैं बोलना चाह रही थी, एक मिनट में क्वेश्चन फिर से देख लूँ। हाँ, हाँ, शुरुआत कैसे करनी है? तो कई लोग अपने कई एक अपने काफ़ी सीनियर हैं, अनुदीप दुरुशेट्टी सर, उनने एक बहुत अच्छा पूरा ऐसे कैसे लिखना है एक्सप्लेन किया था। तो उनका तरीका था कि आप एक कहानी से ऐसे को शुरू करें।
बट द थिंग इज़ वो अब मुझे लगता है बहुत लोग करने लगे एक एनेक्डोट से शुरू करना। तो आई वुड से कि कोई भी एक सेट तरीका नहीं है, आप नैरेशन से शुरू कर सकते हो, आप बहुत सिंपल स्टार्ट भी ले सकते हो बिल्कुल। आप फर्स्ट पार्ट में कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ शुरू कर सकते हो। दीज़ आर वेरी गुड वेज़ टू गो अबाउट इट। बाकी अगर आप चाहें तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट किया है, वहाँ पे आई कैन शेयर सम वेज़ ऑफ स्टार्टिंग एन एसे, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। माय टेलीग्राम चैनल आई थिंक इज़ PS_law notes, तो उसमें मैं शेयर कर दूँगी ये पीडीएफ, तो आपको उससे शायद हेल्प हो जाए। बाकी एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे ये लिखा है, मेंस की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के पहले ली, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद में ली मैम, अब जीएस एंड ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज दोनों साथ में लिखी कि नहीं? फॉर मी, मैंने लाइक आई सेड, मैंने अपने 28 टेस्ट बिल्कुल लास्ट के 40 दिन में किए थे। पहले जीएस के किए थे 20-25 दिन और लास्ट के 10 दिन लॉ के किए थे। तो अलग अलग ही किए थे बिकॉज लॉ मतलब ऑप्शनल और जीएस के आंसर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। आपको सब्जेक्ट को अप्रोच वैसे ही करना चाहिए जैसे उसकी नीड है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंपल्सरी पेपर्स के लिए भी है, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर किया? तो इंग्लिश के लिए तो पर से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज़ मीडियम ही इंग्लिश था। तो वो वाला पेपर मेरे लिए ईज़ी था क्योंकि उसमें एक एसे लिखना होता है, प्रेसी राइटिंग करनी होती है, कुछ डायरेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि पैसिव से एक्टिव स्पीच में कन्वर्ट करिए वगैरह-वगैरह। दीज़ टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर ईज़ी फॉर मी। बट अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो देयर इज़ अ वेरी गुड गुड ग्रामर की बुक कॉल्ड रेन एंड मार्टिन, आप उसको देख लीजिए। वहाँ पे आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जेरेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। आप उसको यूज़ करके इस पेपर को कर सकते हैं। रही बात हिंदी की, फॉर मी हिंदी, मेरी राइटिंग स्पीड उसमें कम है और मैं मात्राओं की गलतियाँ करती थी। तो मैंने लाइक फॉर एनीथिंग एल्स मैंने प्रैक्टिस करी। तो मैंने, क्योंकि हिंदी वाज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर लॉ, मतलब क्योंकि आप जुडिशरी में जाते हो तो जुडिशरी में पूरा काम हिंदी में ही होता है। तो वहाँ पे मेरी हिंदी मैंने इम्प्रूव करी थी। मैं एक डिक्शनरी बना लेती थी कि कोई भी वर्ड मुझे नहीं आता था तो मैं उसका इंग्लिश का हिंदी वर्ड वर्ड लिख कर रख लेती थी। तो ऐसे ही मेरे पास लीगल डिक्शनरी थी कि लीगल वर्ड्स कौन से हैं, एंड व्हेन आई रियलाइज़ कि अच्छा मुझे इसका पेपर भी देना है, तो इसमें इकोनॉमिक टर्म्स कौन से यूज़ होते हैं, वो उनके आप बना लो हिंदी वर्ड्स। तो रेडी वोकैब्युलरी आपके पास हमेशा रहती थी, एंड उससे आपको बेसिकली ईज़ हो जाती है बिकॉज़ आप स्लो इसलिए होते हो क्योंकि आपको एकदम से याद नहीं आता। आपको आदत हो चुकी है बाइलिंगुअल तरीके से बात करने की। कोई भी शब्द समझ नहीं आया तो आप दूसरी लैंग्वेज का वर्ड यूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हो। बट हिंदी, वहाँ पे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दैट वाज़ अ गुड वे टू गो अबाउट इट। बाकी हिंदी में एक पार्ट वो लोग पर्यायवाची के क्वेश्चन्स पूछते हैं। देयर आर क्वेश्चंस फॉर अनेकार्थी शब्द। तो ये तो आप कोई भी 10th स्टैंडर्ड की ग्रामर की बुक आती है हिंदी की, वो आप खरीदिए और ये वाले वर्ड्स आप रीड कर लीजिए एक बार। वंस इज़ इनफ, आपको उतने में ही बहुत हेल्प हो जाएगी इफ नीड बी। बाकी पेपर हो जाता है। पेपर का ऑल्सो देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। 300 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें 100 मार्क्स का तो एसे होता है और 60 मार्क्स की प्रेसी होती है। फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 20-20 मार्क्स के होते हैं, एंड लास्ट में कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस, अनेकार्थी, एंटोनिम्स, ये सब वगैरह 40 मार्क्स के होते हैं। तो आप एक्चुअली पेपर में, क्योंकि अगर आप स्लो लिखते हो तो आप प्रायोरिटाइज इस तरह करें कि आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेपर जल्दी खत्म हो जाए। तो ऐसे वाज द फर्स्ट थिंग, 100 मार्क्स वहीं पे निकल गए। नेक्स्ट इज प्रेसी बिकॉज दैट इज 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स आपने फिर कर लिए। उसके बाद 40 मार्क्स का वो वाला हिस्सा विच इज़ जस्ट अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची लिखना, सेंटेंस में किसी मुहावरे को यूज़ करना, ये सब कर लो तो ये भी बहुत जल्दी निपट जाता है। एंड सूनर यू विल नोटिस कि 200 मार्क्स तो यहीं पर हो गए, एंड देन यू फोकस ऑन द ट्रांसलेशंस। द English to Hindi translation takes a little longer as opposed to Hindi to English, I would say. So that was what I did for the compulsory papers. रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है? दिस क्वेश्चन इज़ विथ रिगार्ड टू, मतलब रेगुलरली पढ़ने के उसमें इतना आप उसके बारे में आई वुड से मत ज़्यादा सोचिए। एक तो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह थोड़ा पढ़ते रहोगे तो ऑटोमैटिकली थोड़ी तो उससे बढ़ जाती है। बाकी आई वुड से कि
मेरी रीडिंग स्पीड तो एक्चुअली ओवर टाइम कम ही हुई। देयर वाज़ अ टाइम मैं 1 घंटे में 10 पेजेज़ पढ़ लेती थी कि अच्छा ठीक है, आज मैंने 10 पेजेज़ किसी किताब के खत्म करे। बट बाय द टाइम आई वाज़ हियर 5 पेजेज़ पर डे पर आवर होता था मुझसे। एंड उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है बिकॉज़ आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हो एंड दैट इज़ व्हाई आप धीरे करने लगते हो। आप आपका फ़ोकस उसी पे रहने लगता है कि मैं इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझूँ और उसको सही तरीके से अपने दिमाग में फिट करूँ। तो आपका फ़ोकस भी वही होना चाहिए। डोंट फ़ोकस कि मेरे को जल्दी ख़त्म करना है। मुझे ये प्रॉपर्ली ख़त्म करना है, उस पे फ़ोकस करिए। अ नेम आईएएस में गणित का कितना महत्व होता है? देखिए सीसैट का पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। तो उसमें अभी अगर आप नोटिस करोगे तो 25 टू 27 क्वेश्चन्स पैराग्राफ वाले होते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली। रेस्ट ऑफ इट इज़ लॉजिक एंड मैथ। तो इट्स अ वेरी बिग पेपर। आई वुड से कि सीसैट में कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप 50 का मार्क रीच कर लो बिकॉज़ अगेन एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है। तो 50 का अगर मार्क रीच करना है, 25 उसमें पैराग्राफ हो सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ इट तो मैथ और लॉजिक से ही आना है, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन से। तो आई वुड ऑलवेज से कि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन उसकी भी करनी ही चाहिए आपको, क्योंकि गिवन दैट लास्ट ईयर का इस साल का जो अभी 2023 का पेपर था सीसैट का, काफ़ी टफ रहा है काफ़ी लोगों के लिए। पर्टिकुलर मैं तो सीसैट 2 बार फ्लंक कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो चुकी थी। तो थोड़ा फ़ोकस तो देना पड़ता है। आप टेस्ट देके करिए या फिर नॉर्मल प्रैक्टिस बैठ के करिए, जो भी आपको बेटर सूट करे उस हिसाब से। मेंस की आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, आप स्टार्ट तो किसी भी कोचिंग जैसे इनसाइट्स है, इनसाइट्स रोज़ क्वेश्चंस निकाल के लाती है अपनी वेबसाइट पे, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो या फिर कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा उसका पीवाईक्यू खोल लीजिए, उसके हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए। मेन फोकस शुड बी टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लॉजिस्टिक्स के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया कभी, तो आपको भले ही अभी सारी इन्फॉर्मेशन पता ना हो, बट आप ये तो जानते हो कि एक लॉजिस्टिक्स इंडेक्स आती है। यू माइट नॉट नो कि उसमें इंडिया की रैंक क्या है या फिर किसने वो इंडेक्स निकाली है। तो बट आप उस पॉइंट को आप लिख तो सकते हो ना कि अच्छा मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये लिख दूँगा कि इंडिया की रैंक इस इंस्टीट्यूशन की इंडेक्स के हिसाब से ये है। यू कैन फिल इन द ब्लैंक लेटर, बट दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कि मैं ये निकाल लेता हूँ। तो ये रैंक है तो क्यों है? तो देन वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर एंड देन अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करें। नेक्स्ट पार्ट कैन बी दैट यू कैन टॉक अबाउट व्हाट हैज बीन सेट इन द बजट, अपन केपेक्स पे कितना स्पेंड करने वाले हैं, कौन सी गति शक्ति स्कीम के बारे में बात कर लो। मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मतलब स्कीम रिलेटेड है, अगर आपको उस टाइम पे याद ना भी हो तो आप ये तो लिख सकते हो ना कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंड देन यू गो एंड चेक कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स निकाले हैं एंड यू राइट दोज। एंड देन कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड टाइप का करो कि इसके बल पे अपन अपना टारगेट ये है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि हो सकता है अपन ने 100 ईयर का टारगेट बना के रखा हो, विजन जो है अपना 2047 का, उसके बारे में लिख लो। तो दीज आर द वेज। तो स्ट्रक्चर तो आप अभी भी बना सकते हो, यू माइट नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आपका मेन एज point when you are doing answer writing practice is to create a good structure for your answer, even though you might not know all the information for it, but logic और फ्लो तो आप अभी भी बना सकते हैं, है ना? तो इससे आप स्टार्ट करिए, इसको आप रिव्यू करवाइए अपने पियर्स से इफ यू हैव फ्रेंड्स। एंड अगर ये भी ना हो पाए तो आई वुड से कि टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज में आप ये सब लिखोगे, आपको सामने से आपका जो भी वो होगा लिख कर भेजेगा कि भाई ये कमेंट है, तुमने ये मिस किया है, तो यू कीप एडिंग दैट टू योर लिस्ट। आंसर राइटिंग में आई वुड ऑल्सो से कि आप जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए। एंड आई वुड ऑल्सो से वेरी इंपॉर्टेंटली कि अपना पेपर स्टार्ट से बॉटम 1 से लेके 20th क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में बिल्कुल सेम रखिए। कभी आपका आंसर देख के ये नहीं समझ में आना चाहिए कि इस इंसान को ये टॉपिक नहीं आता था, जस्ट बिकॉज आपने अपना तरीका चेंज कर लिया। आप हर जगह पॉइंट वाइज लिख रहे थे, फिर सडनली आपको कोई एक क्वेश्चन मिला जो आपको लगा आपको आता नहीं है, तो यू थॉट कि चलो इसको पैराग्राफ में लिख देता हूँ, ढूंढ लेगा उसमें से कोई आंसर। दैट काइंड ऑफ बैकफायर्स। तो कंसिस्टेंसी एंड प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग। तो आप एक खुद का तरीका बिल्ड करिए। इसके लिए आप प्रॉपर कॉपीज को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, व्हाट इज अ गुड वे, आपको उनमें से कौन सा आपकी पर्सनल स्टाइल को सूट करता है। पहले तो आप खुद की बनाइए। आई वुड से कि क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल फर्स्ट,
एंड देन उसमें अडेप्टेशंस लाइए बाय लुकिंग एट द स्टाइल्स ऑफ टॉपर्स, उनने अपने आंसर्स में क्या किया। आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी? कौन-कौन सी कोचिंग्स के मॉक इंटरव्यूज़ दिए एंड तैयारी मेंस के रिज़ल्ट आने के बाद करी थी कि पहले शुरू करी थी? ओके। मैंने तैयारी मेंस के रिज़ल्ट आने के बाद शुरू करी थी। तो मैंने मतलब काफ़ी 2 महीने लूज़ कर दिए थे उसमें। मैंने मॉक इंटरव्यूज़ एक्चुअली सिर्फ़ 4 ही दिए। एंड उसमें से भी एक ही मॉक इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा था मेरे लिए, तो चाणक्य मंडल परिवार, दैट वाज़ अ गुड कोचिंग। ओनली आईएएस का दिया था मैंने एक चहल का दिया था और एक कोई रैंडम सी मुझे मतलब मैं चाणक्य मंडल का देने गई थी, वहाँ पे कोई और कोचिंग करवा रहा था, दे सेड कि मैम हमारे पास स्लॉट खाली है, आप लेना चाहते हैं? तो आई जस्ट टूक इट बिकॉज़ आई वाज़ देयर। तो एक वो थी। तो आई वुडन्ट मेंशन दैट बिकॉज़ इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था उनका, मतलब लाइक द बोर्ड वाइज़, बट तो दीज़ वर द 4 कोचिंग्स जिसका मैंने लिया था। बट इसके अलावा मैंने स्केड्यूल किए थे काफ़ी और, बाजीराव एंड रेड्डी में किया था, विज़न का देना था, बट द थिंग इज़ आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम एंड आई रियलाइज़्ड कि फोकस शुड बी मोर ऑन वर्किंग ऑन द फीडबैक दैट दे हैड गिवन मी, क्योंकि मैंने अपने मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी क्लोज़ स्केड्यूल कर दिए थे, हर हफ्ते में 1 होता था, पर जो मुझे फीडबैक देते थे उतना मैं कवर ही नहीं कर पाती थी बाय द नेक्स्ट इंटरव्यू। तो आई रियलाइज़ कि बिफोर द मेन इंटरव्यू 10 days 14 days before the main interview, I stopped because I really needed to work on what they had told me and I really needed to work on my DAF, क्योंकि DAF जो लिखा है वो आपने अपने आप अपने बारे में लिखा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो अपने बारे में लिखा है उसके बारे में आपको नॉलेज हो। और मेरा डैफ में गैप्स थे उस टाइम पर, तो आई स्पेंड द लास्ट 10-15 days working on filling the gaps on my DAF and working on all the pointers that all these 4 mock interview people had given me. Uh, कौन-कौन से ओके। इंटरव्यू बोर्ड कौन-सा था एंड आप आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। ओके, मेरा इंटरव्यू बोर्ड 24 का था। मैंने 179 स्कोर किया था, जो 24 के बोर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। मतलब मैं तो एक्चुअली ब काफ़ी कम एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उस हिसाब से इट वाज़ गुड। चौबे सर के बोर्ड, ही इज़ वेरी प्लेजेंट, बहुत ही एमिएबल थे, बहुत अच्छे से आपको कंफर्टेबल कराते हैं बिफोर ही स्टार्टेड आस्किंग यू क्वेश्चंस। ये जो मोस्ट बोर्ड्स का मैंने सुना है कि आपसे बहुत अच्छे से ही बात करते हैं, तो दैट वाज इट फॉर मी। मेरे क्वेश्चंस वर अ लॉट अराउंड ग्लोबल अफेयर्स, तो मतलब पिछले 3 साल की न्यूज़ देखना मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। तो मैं बेसिकली 2020 से ग्रेविटास करके एक शो आता है, पल्की शर्मा उपाध्याय जर्नलिस्ट हैं, उनका, वो मैं फ़ॉलो करती थी एंड अब वो वैंटेज कर रही हैं एक फर्स्ट पोस्ट पे, वो मैं अब फ़ॉलो करती हूँ। तो इनका शो देखना मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा बिकॉज़ मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ब्लैक लाइव्स मैटर पे था। नाउ दिस वाज़ इन न्यूज़ अ लॉन्ग टाइम बैक, 2019 में न्यूज़ में रहा था ये, राइट? तो आप मतलब उनने मुझसे काफ़ी पुरानी बात पूछ ली, बट इट्स अ वेरी टॉपिकल चीज़ थी, मतलब बहुत न्यूज़ में रहा था, किसी यू मस्ट बी लिविंग अंडर अ रॉक इफ यू डिडंट नो अबाउट इट। बट हैविंग फॉलोड द न्यूज़ रेगुलरली, नोन कि भई क्या हो रहा था, दैट हेल्प्ड मी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे नेपाल के बारे में पूछा था, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं, देन नेबरहुड पॉलिसी के बारे में पूछा था कि बाकी नेबर्स के साथ कैसी रिलेशनशिप है। There was another question on the impact of institutions like organizations like Amazon, तो उसका एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, सप्लाई चेन्स पे क्या इम्पैक्ट है, इस पे क्वेश्चन था। द जिंगर वाला पार्ट वाज दिस कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि तुम क्रिएटिव राइटिंग करती हो, तुम्हारी हॉबी है, तो क्या बिना रीडिंग के राइटिंग करी जा सकती है क्या? तो मैम, ये वाला क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे एक न्यूज़ बहुत कॉमन पॉपुलर चल रही थी कि रोल डाल करके चिल्ड्रंस बुक राइटर हैं, उनकी बुक्स को बेसिकली व्हाइट वॉश सॉर्ट ऑफ कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू मेक देम मोर अप्रोप्रिएट टू द टाइम्स ऑफ टू द कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑफ मतलब टू टुडेज़ टाइम्स। तो इस पे क्वेश्चन पूछा था कि इस टाइप से सेंसर करना
क्या ये अच्छा चीज़ है? तो थैंकफुली वो न्यूज़ मैंने पढ़ी थी। मैंने वो न्यूज़ नेटवर्क पे भी देखी थी। उस दिन मैंने न्यूज़पेपर इंटरव्यू के जस्ट पहले भी पढ़ा था। तो आई गिव हर एग्ज़ैक्टली जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ थी उस दिन की, कि वो जो डिसीज़न था वो वापस ले लिया गया था। शी आस्क्ड मी अबाउट एग्ज़ाम्पल्स कि ऐसे कौन से ऑथर्स हैं जिनके कामों के साथ ये किया गया था। तो आई मेंशन्ड द नेम ऑफ रोल्ड डाल, आई मेंशन्ड द नेम ऑफ एनिड ब्लाइटन। फिर उसके अलावा the discussion moved on to what is wokeism. So I talked about how everyone feels the need to be very right all the time, but it does not leave a lot of room for having opinions of all kinds. तो मतलब बहुत ही जनरल डिस्कशन बैक एंड फोर्थ हो गया था. इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, आई वुड से. सोशल मीडिया की के ऊपर भी, फ्री स्पीच के ऊपर क्वेश्चंस आ गए थे. तो दैट वाज ओवरऑल माय इंटरव्यू. लास्ट जो मैम थी उनके क्वेश्चंस मुझे नहीं बने थे. फर्स्ट क्वेश्चन कुछ मिशन वानी पे था, दैट वन आई डिड नॉट नो. एक मिशन लाइफस्टाइल पे था, दैट वन आई आंसर्ड कि मैम आई थिंक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. एंड वन क्वेश्चन वाज इन क्रिप्टो करेंसीज व्हिच आई आंसर्ड. तो दैट वाज माय इंटरव्यू इन ब्रीफ. ज़्यादा मतलब इंटरव्यू लंबा तो चल गया था, बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं थे. बस आप बैक एंड फोर्थ काफ़ी था. तो उसको कॉन्वर्सेशन की तरह ही लेकर करिए तो बेटर है. अब जितना ज़्यादा अपने आप को शांत रख सकते हैं वो अच्छा है. आप ज़्यादा उत्तेजित ना हो इंटरव्यू में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. हमेशा अपना कूल मेंटेन करके रखिए. उनसे बहुत पोलाइटली बात करिए, क्योंकि वो भी आपसे बहुत अच्छे से ही बात करते हैं. समटाइम्स दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस जो आपको नीडल करने के लिए ही हैं, तो आप बी स्मार्ट अबाउट इट कि मुझसे ये क्वेश्चन शायद इसलिए ही पूछा गया हो. That would what I would say. Ultimately, interview is a test of personality. It's not a test of knowledge. वो आपका means में ही हो जाता है. तो वहाँ पे वो आपको सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप कितने आराम से कोई चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल लॉ था. मैं पहले ही बता चुकी हूँ. मैम क्या आपकी जीएस मेंस की कोचिंग एवेल्युएटेड कॉपी आप टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स आई विल शेयर दैट. मेरा टेलीग्राम चैनल आई विल अगेन मेंशन. आई थिंक इट्स ps_law notes. If not on Telegram, you can find me on Instagram. My Instagram handle is procrastination_visheshagya. If not, you can search me by my name, Pallavi Sunkar. I think my name should come up quite easily. Those are ways you can reach out to me with any other help that you may need. In all likelihood, I will be sharing my optional notes on the Telegram channel. And if need be, I will also share my GSK copies and essay copies. And not that I have any evaluated essay copies, but whatever I can, I will share on those channels. I think that is all from my side. अगर आप लोग के और कोई क्वेश्चंस ना हो तो आई वुड लाइक टू मे बी कंक्लूड दिस नाउ. ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आप लोग के भी अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आई वुड से थैंक यू. आई हैड अ वेरी गुड टाइम इंटरेक्टिंग विथ यू. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यूपीएससी टाइम चैनल फॉर अरेंजिंग दिस सेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू इंटरैक्ट. इसके अलावा अगर आपको और कुछ मुझसे पूछना हो, तो you can reach out to me on my social media handles. One is procrastination_visheshagya on Instagram, and apart from that, if you're looking for my notes, I will be sharing them on ps_law notes on Telegram. Okay, good evening.